हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल। अच्छा, आज के इस लेक्चर में इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 और इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 को स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 को कर लिया था। अब ये दो रहे इंडियन कौंसिल एक्ट। आज इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर इन दोनों को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन कौंसिल्स एक्ट 1892। अब देखिए, इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 जो आया था, तो उसमें हमने देखा था कि वाइस रॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड करने की बात की गई थी। ये कहा गया था कि उसको थोड़ा एक्सपेंड करो और कुछ इंडियंस को भी वहां पे नॉमिनेट करो, इंडियंस की पार्टिसिपेशन को थोड़ा सा वहां पे बढ़ाओ। तो 1862 के अंदर जाकर लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस वक्त के वॉइस रॉय थे, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था। महाराजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर रॉय, इनको नॉमिनेट किया था। अब क्या हुआ, इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 जो आया, इसमें यह कहा गया कि ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो होते हैं जिनको वॉइस रॉय अपने लेवल पे नॉमिनेट करता है, और ऑफिशियल मेंबर्स वो होते हैं जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है। तो अब इनसे ये कहा गया कि ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, आप इनके नंबर को बढ़ाओ, सेंट्रल लेवल पे भी बढ़ाओ और प्रोविंशियल लेवल पे भी बढ़ाओ। यानी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे भी इनकी तादाद को बढ़ाओ, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे भी इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी इंडियंस के पार्टिसिपेशन को दोनों जगह बढ़ाओ, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। साथ ही साथ इनको थोड़ी सी पावर दो कि ये बजट को भी डिस्कस कर सके। अब देखिए, जो बजट है, बजट डिस्कस करने की जो पावर है, ये 1860 में ही ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ गई थी। उसके बाद से यहाँ पे बजट डिस्कस किया जाने लगा था हर साल। तो अब ये क्या इसमें कहा गया कि ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं इनको थोड़ी पावर दो कि ये कुछ क्वेश्चन भी एग्जीक्यूटिव से एड्रेस कर सकें, और साथ ही साथ बजट डिस्कस करने की पावर भी इन्हें दो। ओके, अब देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, जो प्रोविंसेस थी वहां पे गवर्नर जो है वो नॉमिनेट कर रहे थे, सेंट्रल लेवल पे वॉइस रॉय नॉमिनेट कर रहा था। लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो अपनी मर्जी से नॉमिनेट कर रहे थे। अब इस एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि जो सेंटर है, सेंटर में जो आपने नॉमिनेशन करनी है, तो सेंटर में वॉइस रॉय नॉमिनेट करेगा, लेकिन किसी की रिकमेंडेशन पे करेगा। तो किसकी रिकमेंडेशन पे करेगा? दो बॉडीज की रिकमेंडेशन पे करेगा। एक तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसकी रिकमेंडेशन लेगा, और दूसरा जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स था उसकी रिकमेंडेशन लेगा। तो इन दो बॉडीज के रिकमेंडेशन के ऊपर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, अब जो प्रोविंसेस है, तो प्रोविंसेस के अंदर नॉमिनेट कौन करेगा? तो प्रोविंसेस के अंदर जो गवर्नर होगा वो नॉमिनेट करेगा, और वो किसके रिकमेंडेशन पे नॉमिनेट करेगा? तो भाई ये कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, चैम्बर्स हैं, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार, इनके रिकमेंडेशन के ऊपर आप प्रोविंसेस के अंदर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करोगे। तो ये कहा गया नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब ये नॉमिनेशन की बात हुई, कुछ बॉडीज के रिकमेंडेशन के ऊपर आप नॉमिनेट करोगे, तो ये कहा जाने लगा कि यहाँ पे जो है एक इनडायरेक्ट प्रोविजन आया इलेक्शंस का, लेकिन वर्ड इलेक्शन यहाँ पे यूज नहीं हुआ था। यहाँ पे ये कहा गया था कि नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। ठीक है, तो अगर कहीं पे ये आता है कि इनडायरेक्ट प्रोविजन कहाँ पे आया था यूज ऑफ इलेक्शन का पहली बार, तो वो इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 के अंदर आया था। ओके, लेकिन ये बात याद रखना कि वर्ड इलेक्शन यहाँ पे कहीं भी यूज नहीं हुआ था। ठीक है। अच्छा, इंडियन कौंसिल एक्ट 1909, तो इसे क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो ये जो मॉर्ले थे, ये सेक्रेटरी थे उस वक्त के, और जो मिंटो थे ये थे वॉइस रॉय। तो इन दो के नाम पे है ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, भी इस एक्ट को कहा जाता है इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 को। तो इसमें भी वही बात कही गई कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनके नंबर को आप बढ़ाओ। जिस तरह से इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 में कहा गया था कि एडिशनल आप मेंबर्स को, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां पे आप मेंबर्स की जो नंबरिंग है उसको बढ़ाओ। इसके अंदर भी ये कहा गया कि दोनों लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे जो लोग हैं, जो मेंबर हैं उन लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उनके नंबर को आप इंक्रीज करो। तो यहाँ पे काफी बड़ा जंप किया गया। सेंटर की अगर बात करें तो सेंटर में तो डायरेक्ट पहले कितने हुआ करते थे? 16 हुआ करते थे। तो 16 से डायरेक्ट जंप कर दिया 60 पे, सीधे 16 से 60 पे। यानी पहले 16 मेंबर हुआ करते थे, अब 60। लेकिन जो मेजोरिटी थी वो ऑफिशियल्स की ही हुआ करती थी। ठीक है ना, ये ऑफिशियल वो थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। ठीक है, नॉन ऑफिशियल्स वो होते थे जिनको वॉइस रॉय नॉमिनेट करता था कुछ बॉडीज के रिकमेंडेशन के ऊपर। ओके,
तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हुआ, 16 से 60 लेकर आए पार्टिसिपेशन, और जो इनमें ऑफिशियल्स होंगे वो मेजोरिटी में होंगे। लेकिन प्रोविंसेस के अंदर क्या हुआ, प्रोविंसेस के अंदर भी ये नंबर बढ़ाया गया। अब अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग नंबर था, तो इसलिए वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बंगाल में कितने थे, ये बम्बई प्रेसिडेंसी में कितने थे, या मद्रास में कितने बढ़ाए, वो अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग नंबर था। ठीक है, बस सेंटर का याद रखना कि 16 से 60 किया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। तो सेंटर की अगर बात करें तो सेंटर में तो ऑफिशियल मेजोरिटी थे, लेकिन प्रोविंसेस में जबरदस्त चीज हुई थी। प्रोविंसेस में इस बार नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे वो मेजोरिटी में आ गए थे। ओके, अच्छा अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हम देख रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेशन मिल रही है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मिल रही है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मिल रही थी। अभी इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, एक जबरदस्त बात हुई, पहली बार किसी इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेशन मिली। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे ये पहले इंडियन बनते हैं जिनको वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पार्टिसिपेशन मिली, और एज लॉ मेंबर इनको अपॉइंट किया गया था वहां पे। ओके, साथ ही साथ ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, इसमें क्या किया गया था, एक सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था मुस्लिम्स के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इसका क्या मतलब था कि भाई अभी देखिए एक प्रोविंस है, वहां पे इलेक्शंस होने हैं, वहां पे हिंदूज भी होंगे, मुस्लिम्स भी होंगे, क्रिश्चियंस भी होंगे, लेकिन वहां पे जो मुस्लिम कैंडिडेट उठेगा उस मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम्स जो वहां के हैं वो वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहीं पे स्टार्ट हुई थी। अब देखिए 1909 में ये एक्ट आया, अराउंड 1905 1906 मुस्लिम लीग फॉर्म हो चुकी थी, तो 1909 आते आते मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंदर ये सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है लीगलाइज कर दिया इन्होंने, कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया इस एक्ट के अंदर। तो देख रहे हो किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही थी बैकग्राउंड के अंदर, किस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हो रही थी। तो ये किसके अंदर कहा गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंदर कहा गया। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं, उतना कुछ मुश्किल है नहीं। देखिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके नंबर को बढ़ा दिया गया। ठीक है, सेंटर के अंदर जो 16 हुआ करते थे 16 से 60 पे उनको लेकर आ गए। ओके, लेकिन जो ऑफिशियल मेंबर थे वो मेजोरिटी में थे। लेकिन प्रोविंसेस में क्या हुआ, प्रोविंसेस में भी नंबर बढ़ा दिया गया, और वहां पे जो नॉन ऑफिशियल थे यानी जो इंडियंस थे वो मेजोरिटी में आ गए। ओके, साथ ही साथ पहली बार ऐसा हुआ कि जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर किसी इंडियन को अपॉइंट किया गया, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले थे जिनको वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अपॉइंट किया गया एज लॉ मेंबर। ओके, और सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम्स को, कि अब जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा उसको सिर्फ मुस्लिम्स वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इंडियन काउंसिल एक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 किया था, आज हमने 1892 और 1909 किया। ठीक है, इसके बाद जो आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसको हम कर लेंगे, और इस तरह से हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।